हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर सीटेट सेकेंड पेपर की सोशल की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास ज्योग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी की है। और चलिए देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। पढ़ना है हम लोगों को। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग आज अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे। देखते हैं कि क्या है अमेजन बेसिन के विषय में। ये देखिए, आप सबसे पहले ये आप लोग ये मैप देखिए अमेजन बेसिन। ये देखिए, ये अमेजन बेसिन हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि अमेजन बेसिन कहाँ पर है और यहाँ की जैव विविधता के बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के मध्य भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, अब सवाल है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं। तो ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये आपका ग्लोब है और यहाँ पर ये आपका भूमध्य रेखा है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ से हम 10 अंश, जैसे ये 10 अंश है, 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण, 10 अंश दक्षिण में के मध्य भाग को क्या कहते हैं। देखिए ये भाग है ना, 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ से यानी यहाँ तक ये आपका क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है। क्यों भूमध्य रेखीय प्रदेश है? क्योंकि ये आपका ये जो बीच का है, ये बीच का यही आपका भूमध्य रेखा है। तो चलिए समझते हैं कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। ये तो बात आई समझ में कि जिस स्थान पर, जो भी स्थान है, वहाँ अगर कोई अन्य जल आके मिलती है तो उसे ही, उस स्थान को ही, उस स्थल को ही मुहाना कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं। सहायक नदियाँ, जब कई सहायक नदियाँ होती हैं, आती हैं, किसी बड़ी नदी में मिलती है। बेसिन क्या है? जब कई सहायक नदियाँ अपने क्षेत्र के जल को लाती हैं तो वो जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है, जो वही बेसिन कहलाता है। तो क्या है कि यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया और इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती हैं। और देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे यह छोटी नदियाँ हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। छोटी छोटी नदियाँ ही मुख्य नदी से मिलती हैं। उसी छोटी नदियों को क्या कहते हैं? हम सहायक नदी कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। यही हमने आपको बताया। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। यह अमेजन कहाँ पे है? अमेजन बेसिन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि इससे पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा जो नहीं पढ़ा है जो ये चैप्टर, उसको ये टफ लगता है, लेकिन ये एक बार पढ़ लेने से समझ में आ जाता है। और ये पूरा विश्वास है कि आप लोग एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या है कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। हमने बताया कि 10 अंश उत्तर में और 10 अंश दक्षिण से में क्या है कि पूरे क्षेत्र को, उसी के बीच भूमध्य रेखा आती है। उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस पूरे क्षेत्र में अमेजन बेसिन है। तो भूमध्य रेखा के आसपास ही है और वर्ष भर यहाँ
यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। देखते हैं कि इसके बारे में, कि वर्षावन के बारे में। वर्षावन यहाँ पे भूमि जो है बहुत सघन होती है। आप लोग बस इतना समझिए कि यहाँ के जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, बहुत सघन होते हैं, मतलब बहुत ही घने जंगल होते हैं। इतने घने होते हैं कि उसकी पत्तियाँ आपस में इस तरीके से सटी होती हैं कि ऊपर देखने पे एक बार छत की तरह प्रतीत होता है कि यहाँ पे एक छत है जैसे, और छत की तरह प्रतीत होने की वजह से सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं आ पाता है। और इसीलिए वहाँ पे ऐसे पौधे उगते हैं जो छाया में भी क्या कर सके, जो छाया में भी बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ने की क्षमता होती है। ऐसे ही वहाँ पे उस सघन वन में ऐसे ही पौधे पाए जाते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पौधे होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद करने वाली है कि वहाँ पे परजीवी पौधे कौन कौन से हैं, तो आप लोग ज़रूर इस नाम को याद रखिएगा, आर्किड और ब्रोमीलाइड। ये नाम करके पूछता है। और देखते हैं हम आगे। वर्षावन में प्राणीजात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन, ये सब क्या होते हैं, रंगीन, ये सब क्या होते हैं कि ये सब पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे टूकन क्या होता है कि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि इसकी चोंच कितनी लंबी है। ये तो ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पक्षियों की चोंच लंबे होते हैं या छोटे होते हैं या दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन कभी नाम देके पूछ लेगा। जो सलाद, बंदर, चींटी इत्यादि को खाते हैं। और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के हजारों कीड़े मकोड़े, हजारों तरीके के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य, इसको नाम याद रखिएगा, समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। ब्रोमीलाइड क्या है? एक प्रकार का पौधा है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संचित करता है। मतलब वो एक विशिष्ट प्रकार का पौधा है, उसकी पत्तियों में जल संचित होता है। मेढक जैसे प्राणी, जो मेढक वगैरह होते हैं, वह इन जल का पॉकेट होता है, इसमें अंडा देने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता के कारण बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। देखते हैं वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के वर्षावन में यहाँ के लोग का जीवन कैसे चलता है, कैसे गुजारा होता है, वो क्या खाते हैं, या खेती होती है या सिर्फ जीव पे ही आधारित हैं, इनका जीवन निर्वाह होता है। तो देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाओं का कार्य क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि महिलाओं का कार्य क्या है, वो फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ पे फसल, उनकी मुख्य फसल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा। टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यही आएगा, लेकिन ये तय है कि क्वेश्चन यहीं से ही ऐसे ही उठाते हैं, यहीं से बनते हैं। और आपको अदर सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस पढ़े रहेंगे तो आप नंबर अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मछलियाँ जो हैं और या शिकार, इसका रोज़ का मिलना अनिश्चित होता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ मात्रा में यहाँ पे खेती भी की जाती है, जिसका कार्य महिलाएं करती हैं। साग सब्जियां अपने परिवार के भरण पोषण का काम करती महिलाएं ही करती हैं। कर्तन एवं, देखिए हम आप लोगों को बता रहे थे, यहीं से क्वेश्चन आया था पिछली बार, कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? वहाँ के लोगों का मुख्य आहार, इसको पहले समझ लेते हैं कि वहाँ के लोगों का मुख्य आहार क्या है। मेनियोक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कसावा कहते हैं। मेनियोक है, यह कैसे होता है, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं
कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कर्तन एवं दहन क्या है। देखिए जैसे कि एक कोई भूमि है, तो भूमि है, किसान पहले क्या कहते हैं, वहाँ पे वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, तो क्या करेंगे कि उसको काट के उसको वहाँ पे भूमि को साफ़ करेंगे और उसके बाद उनको जला देंगे। जब जला देंगे तो क्या होते हैं कि वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो भूमि को साफ़ करके वहाँ पे फसल फिर उगाते हैं, तो भूमि तो उपजाऊ हो जाती है। फिर जब कई बार वहाँ पे फसल उगा लेते हैं, फसलें आ जाती हैं वहाँ पे, कई बार कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊपन कम होने लगती है। तब क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ के कर्तन एवं दहन की प्रक्रिया से वह दूसरे क्षेत्र पे यही कार्य करते हैं और वहाँ पे फसल उगाते हैं। यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। अभी हम देखते हैं कि आगे और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी आगे इसी में हैं। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि अरे आगे देखते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। ये हम पढ़ने के लिए बहुत सिंपल लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार के होते हैं कुछ वहाँ पे घर, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। इसकी जो भी कम से कम जो सिलेबस में है एक एक चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलिए। अगर दिया है तो वो अन्य मतलब उसका कुछ मतलब है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन नदी के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर एक नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। क्या है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष, ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखिए कि जैव विविधता धीरे धीरे विकास इस तरीके से हो रहा है, इस गति से हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया था कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव हैं। क्या होता है कि जब वर्षावन में क्या होता है कि वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जीवन। देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। तो इससे क्या है, इससे आप क्या समझते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब क्या है? ये सब सहायक नदियाँ ही तो बनाती हैं बेसिन। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि गंगा की ये सब सहायक नदियाँ हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा कौन बनाती हैं? यही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ही तो मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये चीज़। और क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र में चांप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं।
क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र मानव के लिए सबसे उपयुक्त तो मैदानी ही होता है, पहाड़ी एरिया तो रहेगा नहीं। तो वही इसमें कह रहा है कि अतः जनसंख्या घनत्व तो अधिक होती है। तो जहाँ मैदानी क्षेत्र रहेगा वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा रहेगी ही, स्वाभाविक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थान पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य, जहाँ पे आसानी से अभी पहाड़ी एरिया में कृषि करनी हो और समतल मैदान पे, तो जाहिर सी बात है समतल मैदान में कृषि करना ज़्यादा आसान होगा। तो यही बात है कि फसल उगाने के लिए समतल भूमि का उपयोग कृषि मतलब मुख्य व्यवसाय वहाँ के लोगों का कृषि ही हो जाता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, वहाँ पे केले के बागान भी देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर वाइज आप लोग नोट करते चलिए। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। यहीं से क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है कि वेदिका के बारे में पूछा गया था। तो वेदिकाओं के बारे में आप लोग जानते रहिए कि क्या होता है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, अब ये भारत की बात हो रही है। यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पे साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र जो वहाँ पे है वहाँ वो किससे घिरा है? मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देखते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ। जनसंख्या घनत्व वैसे ये है नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी जानते रहिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 तथा बिहार का 880 है। अब आगे देखते हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ भी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र का मुख्य आहार है। देखिए, हम पढ़ते हैं कि वेदिका क्या है। वेदिकाओं का निर्माण ढलानों पर समतल सतह बनाकर, जो ढलानें होती हैं जब वहाँ पे जो समतल सतह बनाई जाती है, बनाकर जब कृषि का कार्य होता है, कृषि का कार्य करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाह तीव्रता से न हो सके। पता चला सिंचाई कर रहे हैं, फसल में पानी दे रहे हैं, वो ढलान इतनी तीव्र है और सारा जल नीचे आ जाए। तो यही चीज़ कहना है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। वेदिकाओं का निर्माण क्यों होता है? जीविका का साधन। इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल, मतलब यहाँ पे लवणता नहीं पाई जाती है। इस जल में लवणता नहीं होती है, ये जल सॉल्टी नहीं होता है। अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में से जल की शुद्धता का पता चलता है। वहाँ का जल शुद्ध है या नहीं, ये सुसु की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति द्वारा अनुमान लगा लिया जाता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक
एवं गहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा औद्योगिक शहरी गंदगी जल में जाती हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ये अंधी डॉल्फिन जिसे हम कहते हैं तो सुसु कहते हैं, वो क्या होती है, ये जीव वहाँ पे नहीं रह पाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4, ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्ग सुविकसित हैं, मतलब विकास हो चुका है उनका, विकसित हैं। और मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, मतलब वहाँ यह बेसिन जो है घूमने के और मतलब दर्शनीय, वहाँ पे भ्रमण करने के लायक है। आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई स्थल जो है दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। देखते हैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और आप लोग नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से ही देख के आंसर दीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इस चीज़ का आंसर आप लोग दे दीजिए। उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, ये भी अभी आपको बताए गए थे, कौन सी फसल उपजाते हैं। अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। और गंगा तट पे कौन कौन से सारे, ये भी पढ़ा चुके हैं। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। टूकन क्या है, पक्षी है, ये आप लोगों को बता ही चुके हैं। मैनियाक क्या है, आप लोगों को भी बताए हैं। कहाँ का प्रमुख भोजन है, आप लोगों को भी बताए ही हैं वहाँ पे। और कोलकाता किस नदी के तट पर है, हुगली पे है। देवदार एवं फर किसके प्रकार में आते हैं, ये सब आप लोगों को शंकुधारी में आते हैं, ये आप लोगों को सब बताया गया है। और ये देखिए सही जोड़े मिलान करना है। धान की कृषि की होती है। चलिए आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर और हमारा कल फाइनल ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी।